कराची के अंडरवर्ल्ड में एक नाम ऐसा है जो विरोधाभासों से भरा है, रहमान डकैत। एक ऐसा शख्स जो किसी के लिए मसीहा था तो किसी के लिए शैतान। तो आज हम इसी उलझी हुई शख्सियत की कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक ही इंसान रक्षक, आतंकवादी और राक्षस, ये तीनों कैसे हो सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, हिंसा और गैंग वॉर की उन गलियों में जहां रहमान डकैत पैदा हुआ। देखिए, रहमान डकैत कोई रातों रात बना हुआ क्रिमिनल नहीं था। उसे तो जैसे हिंसा विरासत में मिली थी और उसी माहौल ने उसे वो बनाया जो वो बना, कराची के सबसे खूंखार सरदारों में से एक। उसका रास्ता तो जैसे बचपन से ही तय हो गया था। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में पहला हिंसक हमला, और फिर 19 का होते होते उस पर अपनी ही मां की हत्या का इल्जाम लगा। इन्हीं घटनाओं ने उसकी क्रूरता की वो बुनियाद रखी जिस पर उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। कहते हैं ना, हर बड़ी जंग की शुरुआत एक बगावत से होती है। रहमान के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने उस वक्त के सबसे ताकतवर गैंग, हाजी लालू गैंग, से बगावत की और यहीं से कराची की सबसे खूनी गैंग वॉर में से एक का आगाज हुआ। और इस जंग में रहमान के सामने जो खड़ा था वो था अरशद पप्पू, हाजी लालू का बेटा और उसका वारिस। इन दोनों के बीच की दुश्मनी पीढ़ियों तक चली और इसने लियारी की सड़कों को खून से लाल कर दिया। और ये कोई मामूली गैंग वॉर नहीं थी। हम बात कर रहे हैं रॉकेट लॉन्चर की, किडनैपिंग की, टॉर्चर की और वो कुख्यात किस्से दुश्मनों के कटे हुए सिरों से फुटबॉल खेलने के। इसने लियारी को सचमुच एक वॉर जोन बना दिया था। लेकिन रहमान सिर्फ एक गैंगस्टर बनकर नहीं रहना चाहता था। उसकी असली चाल, उसका सबसे बड़ा दाव था अपराध को राजनीति और समाज सेवा से जोड़ना। और इसका जरिया बनी पीपल्स अमन कमेटी। ये बात है साल 2008 की। रहमान ने पीपल्स अमन कमेटी यानी पीएसी की बुनियाद रखी। अब कागजों पर तो ये एक सोशल वेलफेयर ग्रुप था, लेकिन असल में ये उसके पूरे क्रिमिनल एम्पायर का कंट्रोल रूम था। पीएसी का प्लान बड़ा सिंपल था पर बहुत असरदार। 3 स्टेप्स थे। पहला, गरीबों की मदद करके शादियों का खर्चा उठाकर उनकी वफादारी जीतो। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दिलाओ और बदले में सरकारी कार्रवाई से प्रोटेक्शन लो। और तीसरा, इसी प्रोटेक्शन के नीचे अपने साले काले धंधे आराम से चलाओ। और इसी मॉडल से वो बन गया एक सोशल बैंडिट। ये वो कॉन्सेप्ट है जहां एक क्रिमिनल अपने इलाके का हीरो बन जाता है क्योंकि सरकार वहां फेल हो चुकी होती है। तो एक तरफ वो एक खूंखार गैंगस्टर था और दूसरी तरफ लियारी के गरीबों के लिए वो उनका रॉबिन हुड था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक बड़ा मोड़ आया। रहमान की कहानी का वो मोड़ थी उसकी मौत, जिसके बाद सारा खेल उसके वारिस उज़ैर बलोच के हाथ में आ गया। ये हुआ 9 अगस्त 2009 को। एक पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया। उसकी मौत ने लियारी में एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया, एक खाली जगह जिसे भरने के लिए एक नया चेहरा सामने आने वाला था। और वो चेहरा था उज़ैर बलोच। अब देखिए, उज़ैर रहमान जैसा नहीं था। वो इस क्राइम की दुनिया में आना ही नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ एक मकसद से आया था, अपने पिता की मौत का बदला लेने, जिसे अरशद पप्पू के गैंग ने मारा था। और यहीं से कहानी 2 बिल्कुल अलग किरदारों की बन जाती है। एक वो जिसने ये पूरा साम्राज्य बनाया और दूसरा वो जिसने उसे उसकी हदों से आगे ले जाकर तबाह कर दिया। एक आर्किटेक्ट और दूसरा एग्जीक्यूशनर। उनके बीच का फर्क तो देखिए बिल्कुल साफ है। रहमान वो क्राइम की दुनिया में ही पैदा हुआ था, जबकि उज़ैर वो तो मजबूरी में और बदला लेने आया था। रहमान ने अपनी सल्तनत खुद खड़ी की, उज़ैर को ये सब विरासत में मिला। लीडरशिप का स्टाइल भी जमीन आसमान का था। रहमान अपना करिश्मा इस्तेमाल करता था, लोगों से जुड़ता था। वहीं उज़ैर, उसका तरीका था सिर्फ और सिर्फ खौफ। उसने गैंग को एक बेरहम कार्टेल में तब्दील कर दिया। और ये फर्क सबसे ज्यादा नजर आता है उनके हिंसा करने के तरीके में। रहमान की हिंसा वो टैक्टिकल थी, जरूरत के हिसाब से, लेकिन उज़ैर की क्रूरता वो एक दिखावा थी, एक परफॉर्मेंस। इसका सबसे डरावना सबूत है अरशद पप्पू की हत्या। साल 2013 में उज़ैर के गैंग ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ लिया। उसे टॉर्चर किया गया, उसका सिर कलम कर दिया और फिर
लियारी की सड़कों पर उसके सिर से फुटबॉल खेलने की बातें सामने आईं। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये पूरे कराची को एक पैगाम था कि अब राज किसका है। उज़ैर की यही हद से ज्यादा क्रूरता उसी साम्राज्य के पतन का कारण बनी जिसे रहमान ने इतने सालों में बनाया था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी का अंजाम क्या हुआ। दोनों के अंजाम में भी उनकी शख्सियत का फर्क साफ दिखता है। रहमान एक एक्शन में मारा गया और लियारी के लोगों के लिए एक कहानी, एक मिथक बन गया। दूसरी तरफ उज़ैर, उसे गिरफ्तार किया गया, उस पर केस चला और वो स्टेट की नाकामी का एक जीता जागता प्रतीक बन गया। तो अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो रहमान वो आर्किटेक्ट था जिसने ये पूरी मशीन खड़ी की, और उज़ैर वो जल्लाद था जिसने उस मशीन को इतनी तेज चलाया कि वो कंट्रोल से बाहर हो गई और आखिर में एक बड़े सरकारी क्रैकडाउन में तबाह हो गए। आखिर में दोनों की विरासतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक जिसे कुछ लोग आज भी एक रक्षक के तौर पर याद करते हैं, और दूसरा जो सिर्फ एक बेरहम अपराधी के तौर पर इतिहास में दर्ज है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो किसी समुदाय का रक्षक हो वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा भी हो? रहमान और उज़ैर की कहानी इसी मुश्किल सवाल का एक जीता जागता जवाब है।